नमस्कार दोस्तों, हिंदी कहानी 2.0 चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम कहानियों की अगली कड़ी में सूरज प्रकाश जी द्वारा लिखित कहानी आँख मिचौली को सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग से एक विनम्र अनुरोध है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी आँख मिचौली। पहला दिन। जिस जगह हमने कैंप लगाया है वह समतल जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है। नीचे की तरफ पहाड़ी नाला और ऊपर की तरफ सड़क। आसपास उबड़ खाबड़ जमीन है जिस पर बेतरतीबी से जंगली झाड़ियाँ उगी हुई हैं। हालांकि हमें यहाँ सिर्फ 7 दिन रहना है, फिर भी सारे टेंट कैंप प्लान के हिसाब से ही लगाए गए हैं। एक सिरे पर मेरा टेंट, उसके बाद सहायक कैंप अधिकारी घंटसाल का टेंट, फिर सर्वेयरों के दो सर्वेयरों के लिए एक कैंप के दूसरे सिरे पर अर्दलियों, खानसामों वगैरह के लिए टेंट है। मैंने अपने टेंट में बैठा बैठा पूरे कैंप की गतिविधियों पर निगाह रख सकता हूँ। आज का सारा दिन शिफ्टिंग में निकल गया है। हेडक्वार्टर से 70 किलोमीटर की यात्रा, सामान से भरे 4 5 टनर तथा 3 जीपें। सामान उतारते उतारते और कैंप लगाते लगाते शाम हो गई थी। हालांकि हमने गांव के पटेल से कहा भी था कि बोझा उठा सकने वाले हट्टे कट्टे आदमियों का ही इंतजाम करें, लेकिन उसने जो आदमी भेजे थे वह बहुत ही मरियल किस्म के थे, अधनंगे, देखने में इतने कमजोर कि बरसों से कुछ खाया ही न हो। आंखों में याचक कैसे भाव। मैं साफ देख रहा था लारियों से सामान उतारते उतारते वे हांफने लगे थे, लेकिन पता नहीं कौन सी ताकत थी जो उनसे काम करवा रही थी। सचमुच पेट की आग बहुत ही अजीब होती है, आदमी से क्या कुछ नहीं करवा लेती। पूरी कैंप अवधि के दौरान ऐसे ही मजदूर मिलते रहे तो खासी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। खाना खाने के बाद मैंने घंटसाल जी और ग्रुप सर्वेयरों को बुलाकर कल की पूरी डिटेलिंग कर ली है। हमें कितना एरिया कवर करना है और किस किस के कंट्रोल में सर्वे पार्टियां जाएंगी, उन्हें समझा दिया है। कैंप ऑफिसर के रूप में काम करने का आज मेरा पहला दिन है। इलाका भी मेरे लिए नया है, पहले कभी नहीं आया हूँ इस तरफ। वैसे यह सर्वे ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पिछले सर्वे के जो नक्शे हमारे पास हैं उन्हीं का वेरिफिकेशन करना है। 8 जगह कैंप लगाने हैं और कुल 1500 वर्ग किलोमीटर का एरिया कवर करना है। कुल मिलाकर 4 महीने तक कैंप चलेगा। मुझे बीच बीच में अलग अलग टीमों का निरीक्षण करने के लिए जाना होगा। ज़्यादातर दिन मुझे बेस कैंप में ही बिताने हैं। 50 तरह के काम होंगे। इस कैंप में सन्नाटा है, चारों तरफ सन्नाटा अंधेरा वातावरण को और डरावना बना रहा है। 11:30 हो चुके हैं। आज का पन्ना यही खत्म करता हूँ। दूसरा दिन। आज हम जिस इलाके में सर्वे करने गए वह बहुत ही कठिन इलाका था। उबड़ खाबड़ रास्ते, बीच बीच में पगडंडी भी खो जाती थी। कुल मिलाकर 7 लोग थे हम। शुरू शुरू में वैसे भी तकलीफ होती ही है। जो अर्दली थियोडोलाइट, पीडी स्टैंड और दूसरे सामान लेकर चल रहे थे उनका पसीने के मारे बुरा हाल था। दोपहर के खाने के वक्त बहुत अजीब वाकया हुआ। उस वक्त तक पानी का हमारा सारा स्टॉक खत्म हो चुका था। खाने के समय न तो हमारे पास पानी बचा था और न ही कोई ढंग की जगह मिली जहाँ बैठकर हम ढंग से खाना खा सके। अर्दली दूर दूर तक पानी और छायादार जगह की तलाश में भटक कर आ चुके थे। बहुत खोजने पर एक इकलौता पेड़ मिला। पास ही एक बावड़ी थी जिसमें पानी था, लेकिन बुरी तरह से सड़ाघ भरा। पेड़ के नीचे थी एक टूटी फूटी कब्र। इस सुनसान जगह पर कब्र देखकर हम बहुत हैरान थे। उसी कब्र पर बैठकर हमने खाना खाया। एक अर्दली बेचारा उस बदबूदार पानी को किसी तरह छान कर लाया। पानी मुंह के पास लाते ही उबकाई आने लगती, पर कोई चारा नहीं था उस वक्त। फील्ड में पहले दिन का सारा रोमांच हवा हो चुका था हमारा। अभी तो यह पहला दिन था। पूरे 4 महीने इसी तरह कई बार इससे भी बदतर स्थितियों में काटने हैं। कैंप से हम लोग कम से कम 8 किलोमीटर दूर थे उस वक्त। कैंप पहुंचकर ही हम ढंग से चाय पानी पी सके थे।
लौटते लौटते सांझ ढल आई थी। नहा धोकर मैं यूं ही आसपास एक चक्कर लगाने की नीयत से निकला था। अपने कैंप से थोड़ी ही दूर मैंने कुछ लोगों को देखा। 5-7 मर्द, लगभग उतने ही औरतें, 1-2 बच्चे। वे बांसों और चटाइयों की झोपड़ियां खड़ी कर रहे थे। मैं बहुत हैरान हुआ। उन्हें इस तरह वहां पर घर बसाते देख क्या प्रयोजन हो सकता है उनका यहाँ? सामान के नाम पर मुझे वहाँ गठरियों और बोरियों में भरे बर्तनों वगैरह के सिवा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मेरी जानकारी के अनुसार वहाँ से निकटतम गांव भी 4 किलोमीटर दूर था। मुझे खुद पर कोफ्त हुई स्थानीय भाषा न समझ पाने की वजह से। हिंदी यहाँ के लोगों को उतनी ही समझ में आती है जितनी मुझे यहाँ की भाषा। 2-4 काम चलाऊं शब्द। मैं दिमाग में कई प्रश्न लिए लौटा और सीधे घंटसाल जी के टेंट में गया। शायद वे कुछ बता सके। मेरा अंदाज सही था। जब मैंने उन्हें आसपास हो रही गतिविधियों के बारे में बताया तो वे हौले से मुस्कुरा दिए। तो वे लोग आ गए हैं? कौन लोग हैं वे? मुझे बहुत हैरानी हुई थी। वे उनके बारे में पहले से जानते थे और उनके आने के बारे में भी उन्हें पता था। आप खुद ही देख लेंगे सर, उन्होंने टालने के अंदाज में कहा था। मुझे साफ साफ बताइए घंटसाल जी, कौन है वे लोग और यहाँ निर्जन में बसने की क्या वजह हो सकती है? मेरी उत्सुकता बढ़ गई थी। घंटसाल जी ने बहुत जोर देने पर भी कुछ नहीं बताया था। यही कहते रहे, आप खुद ही जाएंगे। एक आधे दिन में अपने टेंट में लौटकर भी मुझे चैन नहीं आया। मैं उनकी मौजूदगी के बारे में अपनी तसल्ली कर लेना चाहता था। तभी मुझे याद आया, मेरा खानसामा भी तो लोकल है। वह पहले भी आ चुका है यहाँ के कैंपों में। वह भी जानता होगा इनके बारे में। रात को जब वह खाना लेकर आया तो उसी से पूछा था मैंने। पहले तो वह बताने को तैयार नहीं हुआ था। बहुत जोर देने पर और जरा धमकाने पर उसने जो कुछ बताया वह सचमुच चौंकाने वाला था। वे धंधा करने वाली औरतें थीं और उनके साथ के लोग भाई, रिश्तेदार या घर वाले जो उन्हीं की दलाली करते हैं। खानसामा ने बताया था कि इस पूरे इलाके में बहुत गरीबी है। पेट भरना ही बहुत मुश्किल होता है। पानी न होने की वजह से ज़्यादा खेती बाड़ी होती नहीं। काम न होने से आदमी और भी नकारा हो गए हैं। 1-2 रुपए मिल जाए कहीं से तो उसकी दारू भी पी लेते हैं। पेट की आग ही उन्हें यहाँ खींच लाई है। अब आगे आगे हमारा कैंप होगा और पीछे पीछे उनका कैंप। हर साल ऐसा ही होता है साहब। मेरा सर घूमने लगा था खानसामा की बात सुनकर। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था, कहीं ऐसा भी हो सकता है? खानसामा की बातों पर यकीन करने को जी नहीं चाह रहा था। मेरे यह पूछने पर कि उनके पास जाते कौन लोग हैं तो उसने बताया था कि कैंप में 50 के करीब अर्दली, मैसेंजर, खानसामे और मजदूर वगैरह हैं। उन्हीं लोगों के सहारे चलेगी इनकी रोजी रोटी अगले 4 महीने तक। फिर उसने खुद ही बताया था कि कई चपरासी और खानसामे वगैरह इनके पक्के ग्राहक हैं। कई धंधे वालियाँ हर साल आती हैं। और वह कहते कहते रुक गया था। और क्या? जब मैंने पूछा था तो उसने सकुचाते हुए बताया कि कई अर्दलियों की उनके पास उधारी चलती है। कई कई साल के पैसे बकाया हैं कुछ एक लोगों पर। मैं दंग रह गया था। सपने में भी नहीं सोच सकता था कि इस धंधे में भी उधारी चलती होगी, खाता रखा जाता होगा। और मैं सुनने की स्थिति में नहीं था। खानसामा को जाने को कहकर यह डायरी लिखने बैठ गया था। मुझे यहाँ का अर्थशास्त्र समझ में ही नहीं आ रहा था। यह तो मुझे पता था कि इस इलाके में गरीबी बहुत है, आय के कोई निश्चित साधन नहीं है। यहाँ के लोग हर साल लगने वाले कैंपों की बेसब्री से बाट जोहते हैं ताकि 4 महीने तक तो जुगाड़ बना रहे 2 वक्त की रोटी का। जिस गांव के पास भी हमारा कैंप लगता वह गांव मजदूरों, सब्जी, अंडे, दूध वगैरह की हमारी ज़रूरतें पूरी करता। मुझे यह भी पता चला था कि हम जो मजदूरी यहाँ के मजदूरों को देते हैं या जो खानसामे स्थानीय आधार पर रखते हैं उन्हें भी पूरे पैसे नहीं मिल पाते। कुछ सर्वेयर या कैंप ऑफिसर खा जाते हैं और कुछ गांव का पटेल हिस्सा मार लेता है।
इस दोहरी मार की खबर तो थी, लेकिन शोषण के इस रूप का पता मुझे आज ही चला है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये धंधे वालियाँ महीनों के लिए अपने घर बार से बिछड़े जंगलों में पड़े इन चपरासियों वगैरह की शारीरिक भूख शांत करके उन पर एहसान कर रही हैं, या ये लोग इन औरतों को 2-2 4-4 रुपए देकर उन्हें जिंदा रहने लायक पैसे देकर उन पर एहसान कर रहे हैं। यह सब सोचते सोचते मेरे माथे की नसें तड़कने लगी हैं। डायरी लिखना भारी पड़ रहा है। आज है तीसरा दिन। आज दिन भर व्यस्त रहा। टेंट से निकलने की फुर्सत ही नहीं मिली। शाम को थोड़ी देर के लिए टहलने के लिए निकल गया था। जानबूझकर उस तरफ नहीं गया। मैं उनके बारे में सोचना भी नहीं चाहता। मुझे सुबह की रिपोर्ट मिल गई थी कि कल रात देर तक वहाँ जश्न होता रहा। मैंने शाम को घंटसाल जी से बात की थी। उन्हें जब पता चला कि मुझे सब कुछ पता चल चुका है तो निश्चिंतता के भाव उनके चेहरे पर नजर आए। शायद वे मुझे कुछ बताने के धर्म संकट से उबर गए थे। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या इन लोगों को हमारे कैंप के आसपास बने रहना गलत नहीं है, तो उन्होंने कहा कि जब तक सब कुछ चुपचाप चलता रहता है कोई कुछ नहीं कहता, कोई जताता भी नहीं कि किसे किसे इस बारे में खबर है। जब कोई दारू पीकर दंगा करता है तभी कैंप ऑफिसर को सख्ती से काम लेना पड़ता है। मैं साफ साफ देख रहा था कि घंटसाल जी सारी स्थितियों को बहुत सहजता से ले रहे थे। मैं इस बात को जितनी गंभीरता से ले रहा था वे उतनी ही उदासीनता दिखा रहे थे। जब मैंने उनसे कहा कि कुछ भी हो यह सब गलत है, इसे इसी तरह कैसे चलने दिया जा सकता है, आखिर 1-2 दिन की बात नहीं, पूरे 4 महीने वे इसी तरह हमारे पीछे लगे रहेंगे। अगर यह समांतर कैंप यूं ही हमारे साथ लगा रहा तो हमारे स्टाफ पर बुरा असर पड़ेगा। मैं यह कहते कहते उत्तेजित हो गया था। आखिर मैं कैंप लीडर हूँ। अपने कैंप के स्टाफ के प्रति मेरा भी कोई नैतिक दायित्व है। लेकिन घंटसाल जी ने जरा भी उत्तेजित हुए बिना कहा, सर, कैंप कोई छोटे बच्चों का एनसीसी का कैंप नहीं है। सभी लोग कई कई सालों से कैंप लाइफ जी रहे हैं। उन्हें अपने भले बुरे का पता है। ज़्यादातर लोग शादीशुदा हैं और फिर यह सब कुछ पहली बार तो नहीं हो रहा है। यह कहकर घंटसाल जी चले गए थे, मेरे सामने प्रश्नों का एक और पुलिंदा छोड़ के। आज नींद नहीं आ रही है। अजीब उलझन है। सब कुछ गलत लग रहा है, पर परिस्थितियों पर मेरा बस नहीं है। चौथा दिन। आज बेस कैंप चला गया था। मूड पूरी तरह उखड़ गया था। बात ही कुछ ऐसी थी। कल रात को 2 सर्वेयर वहां जाते देखे गए थे। दोनों फ्रेशर हैं। पहली बार कैंप आए हैं। काफ़ी देर तक कसमकस में रहा। उन्हें बुलाकर कुछ कहूँ, कुछ तो अपनी पोजीशन का, हैसियत का ख्याल किया होता। वहीं मुंह मारने चले गए जहां तुम्हारे अर्दली और रसोइयाँ जा रहे हैं, पर हिम्मत नहीं जुटा पाया। जब कुछ नहीं सूझा तो जीप लेकर बेस कैंप चला गया था। जब चीफ सर्वेयर मिस्टर मल्होत्रा को मैंने यह सब बताया तो वे ठहाका लगाकर हंसे। मैं भौचक सा उनका मुंह देखता रह गया। उन्होंने जो कुछ बताया उससे मेरी उलझन और बढ़ गई। वे बोले थे, हर साल यह समस्या हमारे सामने आ जाती है, हम कुछ नहीं कर पाते। पहली बात तो यह कि आप अर्दलियों मजदूरों से कुछ कह भी दें, अपने कलीग अफसरों का पानी तो नहीं उतार सकते। अब जब आते हैं तो जाएं, अपना भला बुरा उन्हें खुद सोचना है। आप ही को अपना सुधारात्मक रवैया बदलना पड़ेगा। हाँ, अगर कोई पी पाकर हंगामा खड़ा करे तो आप कान खींच सकते हैं उसके। बेस कैंप जाकर मेरी उलझन बढ़ी ही थी। लौटकर अजीब सा अजनबीपन महसूस कर रहा हूँ। लग रहा है कि किसी गलत जगह आ गया हूँ। मैं इस माहौल के लायक नहीं हूँ। मेरे संस्कार बार बार मुझे टहुका दे रहे हैं। रोऊं यह सब गलत है, इसे हटाया जाना चाहिए। पर इस गलत समीकरण को हटाने के लिए कौन सा सही समीकरण मेरे पास है, इसका उत्तर मुझे नहीं सूझता। फिर सोचता हूँ चलने दो सब कुछ। जब सभी को यही मंजूर है तो मैं क्यों सिर खपाऊं अपना इस सब में। लेकिन मन इसे भी मानने के लिए तैयार नहीं। छठा दिन। कल डायरी भी नहीं लिख पाया।
फील्ड में एक सर्वेयर का पांव पथरीली ढलान पर रपट गया था। फ्रैक्चर की आशंका थी। उसे किसी तरह से लादकर कैंप तक लाया गया। कैंप में मैं ही अकेला ऑफिसर मौजूद था, सो उसे जीप में पास के शहर ले गया। एक्सरे, प्लास्टर और अस्पताल में भर्ती करने के चक्कर में रात हो गई थी। कैंप में देर रात को लौटा था। आज सुबह सैर के लिए जाते समय नाले के बहाव के साथ साथ काफ़ी दूर तक निकल गया था। वापसी में कैंप से थोड़ी दूर उन लोगों को नहाते कपड़े धोते देखा। मैं एकदम उनके सामने पड़ गया था। मुझे आता देख वे सकपका गई थी। पहली बार मैंने उन्हें इतने नज़दीक से देखा था। साधारण चेहरे, मोहरे जो घटिया किस्म के मेकअप के कारण बहुत अजीब लग रहे थे। कपड़े भड़कीले लेकिन सस्ते और आधे अधूरे। उनके चेहरों पर व्यवसाय जनित बेशर्मी के हाव भाव के बावजूद गरीबी सार्वजनिक रूप से घोषणा कर रही थी। मेरा मन वितृष्णा से भर गया था। रास्ता बदलकर चला आया। आज एक और बात पता चली है मुझे। कैंप के कई लोग वहाँ जाते हैं, लेकिन हर आदमी की कोशिश रहती है कि उसे वहाँ आता जाता कोई देखे नहीं। हर आदमी पूरी प्राइवेसी बनाए रखने की कोशिश करता है। यह भी पता चला है कि कैंप में शराब भी पहुंच गई है। कौन लाया है और कौन कौन पी रहे हैं, यह पता नहीं चल पाया है। वैसे अभी किसी ने हुड़दंग नहीं मचाया है। सवेरा होते ही सब बिल्कुल चुस्त दुरुस्त होकर निकल पड़ते हैं। इस सब के बावजूद मैं अभी भी लगातार यही सोच रहा हूँ, गलत हो रहा है या इसे रोका जाना चाहिए। कहीं कुछ अप्रिय घट गया तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। 7वां दिन। कल यहाँ से शिफ्ट करना है। नया कैंप यहाँ से 16 किलोमीटर उत्तर में है। वहाँ हम 5 दिन रहेंगे। यह हफ्ता किसी तरह बीत गया है। उस प्रसंग को छोड़ दें तो कैंप आमतौर पर ठीक रहा है। कोई बड़ी समस्या नहीं आई है। हमने अपने निर्धारित लक्ष्य पूरे कर लिए हैं। इलाके की तकलीफ़ों के बावजूद टीम स्पिरिट बनी हुई है। जिस सर्वेयर के पैर में फ्रैक्चर हुआ था उसे 3 सप्ताह तक प्लास्टर लगाए बेस कैंप में रहना होगा। कल उसकी जगह एक और सर्वेयर ने ज्वाइन कर लिया है। 8वां दिन। आज कैंप नंबर 2 में आ गए हैं। पहले से खुली और अच्छी जगह है। गांव भी ज़्यादा दूर नहीं है, अतः छोटी मोटी चीज़ों के लिए मैसेंजर को बेस कैंप नहीं दौड़ना पड़ेगा। सब्जियों और दूध, अंडों की सुविधा हो गई है। पिछला पूरा हफ्ता पाउडर की चाय पीते पीते बीता। कुछ साथियों ने टेंट खड़े करने के बांसों के सहारे नेट लगाकर वॉलीबॉल खेलने का इंतजाम कर लिया। देर तक खेलते रहे। अच्छा लगा। कैंप की ज़िंदगी ऐसी ही होती है। दिन बीतने के साथ साथ लोग एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। सभी अपने लायक साथी ढूंढ लेते हैं। फिर टेंटों में शतरंज या ताश की बाजियाँ चलती है। कुछ लोग गाते बजाते रहते हैं। आज एक सर्वेयर का जन्मदिन था। जंगल में मंगल मनाया गया। सभी अफसरों का खाना एक साथ बना। काफ़ी देर तक महफिल जमी रही। बहुत दिनों बाद आज मेरा मूड संभला। शायद इस वजह से भी कि आज आसपास उनका कैंप नहीं है। 9वां दिन। आज उनका कैंप भी आ पहुंचा। 1-2 कुंवारी बेस्याएँ आ जुड़ी हैं उनके कैंप में। जी चाहता है चौकीदार को भेजकर तहस नहस करवा दूं। उनके झोपड़े या ड्राइवर से कह दूं दूर छोड़ आएं उन्हें ट्रक में बिठाकर। मन ही मन भुनभुना रहा हूँ, क्या हमारे कैंप के लोगों ने ही ठेका ले रखा है उनका? कोई और जरिया क्यों नहीं ढूंढते? आखिर हमने आसपास के गांव के लोगों को काम पर लगाया ही है। अच्छे पैसे भी दे रहे हैं। वे निठल्ले लोग भी तो हमारे पास काम मांगने आ सकते हैं। क्या यही तरीका रह गया है? कल का दिन कितना सुकून भरा था। आज फिर वही तनाव दिमाग की नसों पर आ बैठा है। घंटसाल जी से फिर इस बारे में बहस हुई आज। वे अभी भी अपने पुराने तर्कों पर अड़े हुए हैं। उनकी गरीबी मजदूरी की बात करते रहे। मुझे यहाँ का अर्थशास्त्र समझाने लगे। जब मैंने उनसे यह पूछा कि तुम्हारे शोषित वर्ग के निठल्ले या दलाल पति ही अपने बीवियों बहनों से धंधा करा के क्या उनका शोषण नहीं कर रहे हैं, तो इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। मुझे तो लगता है कहीं घंटसाल जी भी तो खुद नहीं। 13वां दिन। वही हुआ जिसकी बहुत भले आशंका थी।
कल डायरी लिखकर लेटा ही था कि एकाएक कुछ शोर सुनाई दिया। कुछ अस्पष्ट आवाज़ें आ रही थी, झगड़े, गाली गलौज की। चौकीदार को आवाज़ों की दिशा में दौड़ाया। तब तक कुछ और लोग भी जाग गए थे और उसी दिशा में टार्चें चमका रहे थे। मैं साफ साफ समझ पा रहा था कि कोई कैंप वाला दारू पीकर वहां पहुंच गया होगा। वहां पैसों के लेन देन या ऐसी ही किसी बात को लेकर जो कुछ हुआ होगा, उसकी कल्पना करना मुश्किल नहीं था। थोड़ी ही देर में चौकीदार और दूसरे लोग एक अर्दली को थामे हुए मेरे टेंट में लाए। वह बुरी तरह नशे में था। सिर पर गहरी चोट के निशान थे, कपड़े खून से लथपथ। इसके बावजूद वह अंट-संट बक रहा था। चौकीदार ने कुछ बताना चाहा, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैं जानता था क्या हुआ होगा। उसे फर्स्ट एड बॉक्स देकर अर्दली की मरहम पट्टी करने के लिए कह सबको विदा किया। इससे पहले कि वह सवेरे माथे पर पट्टियाँ बांधे हाथ पैर जोड़ने मेरे पास आता, मैंने उसे तत्काल बेस कैंप और वहाँ से हेडक्वार्टर वापस भेजवाने के लिए रवानगी आदेश तैयार करवा लिया था। 14वां दिन। आज हमें कैंप 2 से कैंप 3 में शिफ्ट करना था, करीब 15 किलोमीटर उत्तर में। 10 दिन में इस कैंप में कुछ अतिरिक्त सर्वे करने थे। सुबह जब सारा सामान ट्रकों और जीपों के ट्रेलरों में लादा जा चुका और सभी लोग गाड़ियों में बैठ गए, तो मैंने आदेश दिया, हम इस समय कैंप 3 में न जाकर कैंप 8 में 55 किलोमीटर दूर जा रहे हैं। कैंप नंबर 3 सबसे आखिर में लगाया जाएगा और इस तरह हम यहाँ कैंप 8 में आ गए हैं। मुझे सुकून है कि हमारे यहाँ आने की बात उन्हें मालूम नहीं। तो आज की ये सूरज प्रकाश जी द्वारा लिखित कहानी आँख मिचौली आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा।